नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और पावरफुल सेशन में। अगले 20 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ईयर 26 के पूरे बजट की समरी हम महज 20 मिनट में देने वाले हैं। 20 मिनट में आपको वो हर तथ्य, हर वो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी इस बजट से आपके एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 26-27 में क्या-क्या नए स्कीम्स और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, कौन से सेक्टर जैसे बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस किसको कितना एलोकेशन मिला है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है जैसे टैक्सेस, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से कितने पैसा मिला है और गवर्नमेंट उन पैसों को कहाँ खर्च करेगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट बजट कैप्सूल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने एक बैंकर फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। करंट स्ट्रेंथ और रिफॉर्म पे वर्क किया जा रहा है सर। हम कोशिश कर रहे हैं 2047 की इस डेवलप इंडिया का पिक्चर दिखाने का, वाया आवर बजट, वाया बैलेंस रीजनल ग्रोथ, वाया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वाया रीजनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सेट्रा। इसी रास्ते पे चलकर हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस बजट में है क्या? 3 कर्तव्य जो आपने सुने होंगे पहले भी। पहला, एक्सेलरेट करो, सस्टेन करो इकोनॉमिक ग्रोथ को। दूसरा कर्तव्य, फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशन और तीसरा कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास। बजट 26-27 में एक भूमिका रखी है कि कैसे एक सस्टेन ग्रोथ रेट 7% मानकर चले। हमारे पास फिजिकल डेफिसिट मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन जो हमें करना है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। 4.4 से 4.3% तक कैसे लाया जाए इसके ऊपर इस बजट में बात की गई है। ईयर 26-27 का टोटल बजट 53.47 लाख करोड़ रुपीज़ है। उसमें 35.33 लाख करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू बजट है। 18.14 लाख करोड़ रुपीज़ कैपिटल बजट है। बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट के डेली इनकम और डेली एक्सपेंसेस आते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की वो इनकम जो रेगुलर नेचर की होती है और जिससे गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी नहीं होती और जिससे गवर्नमेंट का कोई एसेट भी नहीं बढ़ता। अब देखते हैं गवर्नमेंट को रेवेन्यू इनकम कहाँ-कहाँ से होती है। तो पहला है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में 2 होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें आता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गए। उसके अलावा भी बिना टैक्स के भी सरकार पैसा कमाती है। जैसे कि पीएसयूज़ अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हैं, रेलवे टिकट बेच के गवर्नमेंट को इनकम होती है, डाक विभाग में डाक पोस्ट टिकट बेच के होती है। ये सारी गवर्नमेंट की दूसरी इनकम होती है, इसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना बताया है? 35.33 लाख करोड़ रुपीज़ इस साल हमको रेवेन्यू इनकम होने वाली है। खर्च की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट के वो खर्चे जो डेली फंक्शनिंग में यूज़ होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी, पेंशन पेमेंट, सब्सिडी जैसे फ्यूल, फर्टिलाइज़र वगैरह इन पे सब्सिडी देते हैं वो, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक इनसे जो भी लोन वगैरह लिया है तो उनके जो ब्याज के रूप में पैसा जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अलग-अलग टाइम पर पे कमीशन बनता है यानी वेतन आयोग, तो ऐसा 8वां पे कमीशन जो 2026 में अपना काम शुरू कर रहा है, उसके बॉस का नाम याद रखना, जस्टिस रंजना देसाई। अब आते हैं बजट के दूसरे पार्ट पे, जो है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? मतलब गवर्नमेंट को कैपिटल बजट में कहाँ से इनकम होती है? तो सबसे पहला है बोरोइंग, जो मार्केट से लोन लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, एडीबी वगैरह उनसे लोन लिया जाता है। ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह आरबीआई के थ्रू वहाँ से मार्केट से पैसे निकालता है। ये सब कैपिटल रिसीट में आते हैं। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, बिना बोरोइंग भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। जैसे कि किसी पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट करके तो 2026 में करीब 80,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है। इस बजट का टोटल कैपिटल रिसीट कितना है? 18.14 लाख करोड़ रुपीज़। खर्च की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? गवर्नमेंट के वो खर्चे जिससे लॉन्ग टर्म एसेट बनती है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है।
जैसे कि रोड, हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट डेवलपमेंट, मेट्रो प्रोजेक्ट, इन सब में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसमें करीब 12 लाख करोड़ रुपए जाने हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स में जो आया वो 12 लाख करोड़ रुपए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो एक नया फॉर्मूला लेके आए इफेक्टिव कैपेक्स यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में 12 लाख रुपए खर्च किए गए, दैट इज कैपेक्स। फिर वो रेवेन्यू पार्ट ऑफ बजट में जो नीचे सब्सिडी स्कीम वगैरह में जो पैसे गए थे, 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि उसमें जो ग्रांट्स है जो कि राज्यों को दिए जाते हैं, जो भी है कि तुम पंचायत भवन बना दो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये सब जो भी मशीनरी वगैरह खरीदोगे बुलडोजर वगैरह, तो फाइनेंस कमीशन का कहना है कि वो तो परमानेंट एसेट हुई तो उसका खर्चा कैपिटल में आना चाहिए। इसलिए सारे जो 5 लाख करोड़ रुपए के ग्रांट्स है वो भी इसमें ऐड कर दो, तो अपना 12 लाख करोड़ रुपए आता है उसमें 5 लाख करोड़ रुपए और कर दो। ये तो टोटल इफेक्टिव कैपेक्स कितना हो गया, 17 लाख करोड़ रुपए। 5 और 12 17 लाख करोड़ रुपए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इफेक्टिव कैपेक्स। अब आते हैं डेफिसिट। मान लीजिए सरकार की इनकम हुई 5 रुपये, खर्चा हुआ 9 रुपये, तो डेफिसिट कितना हुआ, 4 रुपये का। तो ये जो 4 रुपये का घाटा हो रहा है वो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? तो पहला तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी 4 रुपये के नोट छाप तो दे दनादन, यानी मोनिटाइजिंग द डेफिसिट। ऐसा जर्मनी में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। अब बिना आप मार्केट में चीज़ या वस्तु की क्या सप्लाई डिमांड है ये देखे बिना नोट छापोगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप बोरी भर के पैसे लेके जाओगे और एक ब्रेड का पैकेट लाओगे। तो जर्मनी में इस प्रॉब्लम को कहा गया हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये तरीका तो यूज हो नहीं सकता। दूसरा तरीका है 4 रुपये का लॉस हो रहा है तो 4 रुपये का टैक्स बढ़ा दो। अगर ऐसा किया तो लोग टैक्स नहीं देंगे, ब्लैक में नहीं बढ़ेगा, टैक्स की चोरी करेंगे। दिस इज नॉट हेल्पफुल। आखिरी रास्ता है, अगर 4 रुपये का डेफिसिट है तो 4 रुपये की बोरिंग की जाए। डेफिसिट से जुड़ी 4 टर्म्स गवर्नमेंट यूज करती है। पहला है फिजिकल डेफिसिट, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, चौथा है प्राइमरी डेफिसिट। अब इनको हम अलग अलग देखते हैं। हमारी सिचुएशन क्या थी, 9 रुपये हम खर्च कर रहे थे, 5 रुपये हमारी इनकम थी, टोटल डेफिसिट 4 रुपये का हो रहा था। अब मुझे इस बजट को बैलेंस करना तो क्या करना होगा, 4 रुपये का लोन लेना होगा। तो फिर मेरा 9 - 9 = 0, मतलब जो डेफिसिट हुआ वो 0 हुआ। लेकिन आप समझिए बैलेंस खुद से तो आया नहीं, उसको मुझे उधार लाना पड़ेगा। तो ये जो 4 रुपये उधार में आए, दिस इज बोरोइंग यानी फिजिकल डेफिसिट, यानी जो भी अपन लोन में पैसे लाएंगे वही डेफिसिट होगा। अब इसमें अलग अलग टर्म क्यों है, मतलब फिजिकल डेफिसिट एक प्रकार का है तो बजट डेफिसिट, उसमें आप बोरोइंग ऐड कर दो, 0 + 4 यानी 4, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। अब आप कुछ नंबर एग्जाम के लिए याद कर लो। 2025 के लिए फिजिकल डेफिसिट 4.4% थी। 26-27 के लिए टारगेट है कि इसको 4.3% पे लाएंगे। अब इसमें हम पुराने लोन ऐड करते हैं जो कि पिछली सरकारों द्वारा लिए गए थे, अभी उनको रिपेमेंट नहीं किया गया है। तो मान लो 2025 तक का लोन था, तो वो अनपेड अमाउंट ऐड करो। तो उनको ऐड करने के बाद में जो टोटल आएगा दैट इज 55% ऑफ जीडीपी। ऐसा गवर्नमेंट का डाटा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि 2030 तक हम उसको 50% तक लाएंगे। अब जो गवर्नमेंट हर साल ये टारगेट तो रख लेती है, इतना हम डेफिसिट रखेंगे, इतना करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब वही चीज़ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम हवा का स्तर नहीं अच्छा कर सकते तो क्या करेंगे, हम इंडेक्स ही चेंज कर देंगे। अगर हम डेफिसिट नहीं कम कर पा रहे हैं तो हम डेफिसिट के फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। तो उन्होंने अपना गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, डेडलाइन वगैरह फॉर्मूले वगैरह सारे सब कुछ चेंज करके अलग अलग ये चीज़ें निकाल दी, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह अलग अलग। तो होता क्या है देखो, तो हमने 4 रुपये उधार लिए, तो हमारा टोटल 4 रुपये का डेफिसिट था। उसमें मान लो 1 रुपया है वो पुराने लोन का रिपेमेंट है, तो उसको माइनस कर दो तो क्या आएगा, 3 रुपये। तो ये 3 रुपये जो आएंगे उसे बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो एक नई टर्म आ गई प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर रेवेन्यू इनकम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। ये तो सिंपल है, बट इसमें एक है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसको समझना होगा। ये जो लॉन्ग टर्म परमानेंट एसेट, जो भी अभी 60 फाइनेंस कमीशन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्टेट्स को जो ग्रांट्स दिए जाते हैं उनसे तो परमानेंट एसेट मिलती है, तो उसको अगर निकालते हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे उसमें तो जो डेफिसिट आएगा वो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, लेकिन उसमें जो स्टेट्स के ग्रांट्स वगैरह निकाल दे उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दे, तो उसके बाद में जो रेवेन्यू डेफिसिट बचेगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
अब एक बार देखते हैं पैसा आता कहाँ से है। तो पता चला सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग से 24%, उसके बाद आता है इनकम टैक्स से 21%, फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स से 18%, उसके बाद जीएसटी से 15%। तो ये तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं। अब देखते हैं पैसा जाता कहाँ पे है। तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स वगैरह देते हैं उसमें 22%, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोन है उनके इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है उसमें 17% और डिफेंस में 11%। अब देखते हैं किस किस सेक्टर में कितना कितना आउटलेट दिया गया है। तो टोटल 12.2 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज़्यादा कैपेक्स होगा 5.98 लाख करोड़ रुपीज़। उसके बाद डिफेंस का खर्चा आता है 5.94 लाख करोड़ रुपीज़। उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट पे 2.7 लाख करोड़ रुपीज़, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ ये सब आते हैं। और उसके बाद में आता है अर्बन डेवलपमेंट। इसके अलावा जो भी है आप वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना आउटलेट दिया गया है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इस बजट में कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है, उन स्कीम्स को इस बजट से क्या क्या मिला है। पहली स्कीम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। बजट 2026 की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक स्कीम है। आउटले है 20,083 करोड़ रुपीज़। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। इस स्कीम के थ्रू एमएसएमई के लिए बजट 2026 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा जिसका आउटले है 9,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट स्कीम है स्कीम फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर सिर्फ डॉक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। बजट 2026 में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पर भी फोकस किया गया है। स्कीम का टोटल आउटले है 1,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में बैंकों का रिस्क कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसका टोटल आउटले है 1,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये स्कीम स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया का एक और बड़ा स्टेप है। इस स्कीम का टोटल आउटले है 1,000 करोड़ रुपीज़। ऑब्जेक्टिव है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल पार्क स्कीम। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए केमिकल सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया है जिसका टोटल आउटले है 600 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है बायो फार्मा शक्ति। फार्मा और बायोटेक के लिए बजट 2026 की फेलोशिप स्कीम, टोटल आउटले 500 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड टू एनसीईएल। कॉर्पोरेटिव सेक्टर को एक्सपोर्ट इंजन बनाने की एक नई कोशिश की गई है। टोटल आउटले 450 करोड़ रुपीज़। ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेटिव के थ्रू एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है एसएमई ग्रोथ फंड। एमएसएमई को सिर्फ लोन ही नहीं, इक्विटी और ग्रोथ कैपिटल भी चाहिए, इसलिए यह फंड शुरू किया गया है। टोटल आउटले 500 करोड़ रुपीज़। भारत विस्तार, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भारत विस्तार। टोटल आउटले 350 करोड़ रुपीज़। ऑब्जेक्टिव है एग्री स्टेक और आईसीएआर प्रैक्टिसेस को एआई के साथ इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल फार्मर्स को हाई वैल्यू फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। टोटल आउटले है 300 करोड़ रुपीज़। ऑब्जेक्टिव है हॉर्टिकल्चर, कैश क्रॉप और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग। नेक्स्ट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर पीएमआरसी। इंडिया को ग्लोबल रिसर्च हब बनाने के डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया है। टोटल आउटले 200 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0। गवर्नेंस और कंप्लायंस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। टोटल आउटले है 100 करोड़ रुपीज़। ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जिसका टोटल आउटले है 500 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट स्कीम है टैलेंट डेवलपमेंट इन एवीजीसी सेक्टर। क्रिएटिव इकोनॉमी को पुश देने के लिए बजट 2026 में एवीजीसी सेक्टर पर स्पेशल फोकस किया गया है। एवीजीसी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इसके लिए टोटल आउटले दिया गया है 250 करोड़ रुपीज़। स्कीम फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड और ब्रिज ही नहीं बल्कि उनको बनाने वाली मशीनरी भी होती है, उसके लिए टोटल आउटले 200 करोड़ रुपीस दिया गया है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल बॉन्ड इनिशिएटिव स्कीम, टोटल आउटले 100 करोड़ रुपीस। अर्बन फाइनेंसिंग एंड कैपिटल मार्केट को इसमें कवर किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपीस या उनसे ज़्यादा का जो भी म्युनिसिपल बॉन्ड होगा उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इस बजट में न्यू लॉन्च हुआ है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, पोर्ट शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसके लिए टोटल आउटले है 1000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट स्कीम है दिव्यांगजन कौशल योजना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है दिव्यांगजन कौशल योजना। दिव्यांगजन कौशल योजना इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। टोटल आउटले 200 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है दिव्यांगजन सहारा योजना। स्किल के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम भी ज़रूरी होता है, उसके लिए स्कीम शुरू की गई है दिव्यांगजन सहारा योजना। टोटल आउटले 100 करोड़ रुपीज़। ये थे सारे जो 2026 के बजट में नए स्कीम्स और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हो। अब आते हैं कुछ पुराने स्कीम्स पर जिनको इस बजट से क्या-क्या मिला है, किसको कितना एलोकेशन मिला है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। पहला है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीजी रामजी स्कीम। इसके लिए 26-27 के बजट में टोटल 95,692 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। एमजी नरेगा स्कीम को टोटल 30,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई थी। उसके लिए इस बजट में टोटल 19,200 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। नेक्स्ट है पीएम ग्राम सड़क योजना। पीएम ग्राम सड़क योजना को 19,000 दिया गया है। पीएम सेतु स्कीम के लिए इस बजट में 6,141 करोड़ रुपीस रखे हैं। पीएम स्कूलिंग फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री स्कीम्स के लिए 7,500 करोड़ रुपीस रखे हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए 3,861 करोड़ रुपीस। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जो भी ओल्ड स्कीम्स है उनको कितना कितना एलोकेशन मिला है वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसके बाद हम टॉप 50 गवर्नमेंट स्कीम्स का एक वीडियो करेंगे। उसमें ये जितनी भी स्कीम्स है, किस स्कीम का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी स्कीम किस सेक्टर के लिए है और किस स्कीम को बजट में क्या मिला है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी रिसेंट में कुछ स्कीम्स का टारगेट ईयर भी चेंज हुआ है, तो सारी डिटेल हम उस वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप वीडियो पॉज करके इन सारी स्कीम्स को देख सकते हो, किस स्कीम को इस बजट में क्या मिला है। बाकी सारी स्कीम्स को डिटेल में उस वीडियो में करने वाले हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को 1.2 लाख करोड़ ड्राइव्स रूरल प्रोस्पेरिटी। रूरल डेवलपमेंट को 2,73,000 करोड़ रुपीस, एग्रीकल्चर को 1,62,000 करोड़ रुपीस, टोटल 4.36 लाख करोड़ रुपीस रूरल प्लस एग्रीकल्चर को मिलाकर दिया गया। सी फूड्स पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री लिमिट थी उसको 1% से बढ़ाकर 3% किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर एक्सपेंशन, कोकोनट को बहुत ध्यान दिया जाएगा। वेटनरी कॉलेज पे सब्सिडी दी जाएगी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग में आपको बता दें, एग्रीकल्चर को विस्तार करने के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत विस्तार एआई टूल बनेगा। टैक्स रिफॉर्म पे बात कर लेते हैं। आइए, टैक्स रिफॉर्म्स में टैक्स स्लैब तो नहीं बदला है, जो बदला है वो हम आपको बता दें। एमएसएमई सपोर्ट 10,000 करोड़ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रोथ फंड को दिया जाएगा। ट्रेड्स मैंडेटरी है सीपीएसईज के लिए। ट्रेड्स क्या है हम आपको बता दें, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है एमएसएमईज के लिए, ताकि वो अपने इन्वॉइसेस का ऑक्शन कर सके टू गेट इमीडिएट पेमेंट। तो हम ट्रेड्स मैंडेटरी कर रहे हैं हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए। CGTMSE फॉर इन्वॉइसिंग डिस्काउंटिंग आपको बता दें, इन्वॉइस के डिस्काउंटिंग के लिए एक हमारे पास सिस्टम है, उसको इन्वॉइस यूज करेगा। इन्वॉइसिंग सिस्टम उसी के माध्यम से होगा। कॉरपोरेट मित्र बनेंगे Tier 2 Tier 3 टाउन्स में। सी फूड एक्सपोर्ट ड्यूटी को 1% से 3% किया जा रहा है। एक्सपोर्ट टाइम 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर किया जा रहा है। टैक्स सिंप्लीफाई किया जाएगा। 5 ईयर का टैक्स स्लैब एक्सटेंशन नॉन रेजिडेंट्स के लिए। डेफर्ड ड्यूटी विंडो, ड्यूटी जमा कराने का कुछ समय और दिया जाएगा। सेफ हार्बर फॉर वेयर हाउसिंग। डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेज। एईओ ड्यूटी डेफर्ड। एईओ आपको बता दें अथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, इसका जो डेफरल है
वो 15 से 30 दिन किया जा रहा है। एडवांस रूलिंग 3 साल से 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन एविएशन और डिफेंस पे दिया जाएगा। वेयर हाउस ऑपरेटर सेंट्रिक सिस्टम बनाए जाएंगे। कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बनेंगे और इसी सिस्टम के आधार पर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। ये भी बोला गया है कि आपके पास कोई विदेश में प्रॉपर्टी है तो उसको अभी आप डिस्क्लोज कर सकते हो, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी कुछ वन लाइनर पॉइंट्स हैं, उनको हम एमसीक्यू क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस डिटेल सेशन में हमने यूनियन बजट 26-27 को कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। जो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं, चाहे वो न्यू स्कीम्स या इनिशिएटिव हो, सेक्टर वाइज एलोकेशंस हो या फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज या एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज जहाँ भी रही है वो सारी चीज़ हमने डिटेल में समझी है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बजट के एमसीक्यूज करेंगे और अब हम बैंकिंग फाइनेंस वीकली करंट अफेयर सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में।